गुड मॉर्निंग टू ऑल। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स में बीए फाइनल का अपना अगला चैप्टर करने जा रहे हैं और ये है आर्थिक ये चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व। तो आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक आर्थिक निर्धारक और एक दूसरे अनार्थिक निर्धारक। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स एंड नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। हम इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स इसके अभी स्टडी कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स में हमने फर्स्ट था इसमें प्राकृतिक संसाधन, सेकंड था मानवीय संसाधन, थर्ड था भौतिक पूंजीगत संसाधन तथा फोर्थ है पूंजी उत्पाद अनुपात। इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है, इसको हम KY से लिखते हैं। K क्या है यहाँ पूंजी, Y है आय या उत्पादन। तो उत्पाद की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए पूंजी की कितनी इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल से पूंजी उत्पाद अनुपात है वो 3:1 है। तो इसका क्या अर्थ है कि उत्पादन की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए पूंजी की हमें 3 इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो आर्थिक विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं तथा विभिन्न उद्योगों में पूंजी उत्पाद अनुपात अलग अलग होता है। कृषि तथा लघु छोटे तथा सूक्ष्म उद्योगों में पूंजी उत्पाद अनुपात नीचा होता है तथा भारी उद्योगों जैसे इस्पात, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन इंजीनियरिंग उद्योगों में पूंजी उत्पाद अनुपात बहुत ऊंचा होता है। और पूंजी उत्पाद अनुपात पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है, जैसे पूंजी के उपयोग की कुशलता, निवेश का प्रकार और उद्योगों के संगठन की कुशलता। तो किसी देश में जो आय की वृद्धि दर है वो निवेश की वृद्धि दर तथा पूंजी उत्पाद अनुपात पर निर्भर करती है। और आर्थिक विकास के लिए पूंजी उत्पाद अनुपात कम होना चाहिए। इससे क्या होगा, क्योंकि अल्प विकसित देशों के पास पूंजी की मात्रा कम होती है, पूंजी उत्पाद अनुपात कम होगा तो वो कम पूंजी से अधिक उत्पादन कर पाएंगे। इसका जो अभी नेक्स्ट आर्थिक निर्धारक है वो है बाजार का आकार। एक जो पूंजी उत्पाद अनुपात में हमने डायग्राम बनाया था उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, वो दोबारा से क्लियर कर लेते हैं। ये हमने OX एक्सिस लिया है और ये OY एक्सिस। यहां रेट ऑफ कैपिटल ग्रोथ और यहां रेट ऑफ इनकम या आउटपुट ग्रोथ। OX एक्सिस पे हमने पूंजी की वृद्धि दर और OY एक्सिस पे उत्पादन की वृद्धि दर ली है। ये OB रेखा है और ये OA रेखा है। तो इस डायग्राम में देखो यहाँ जो पूंजी की वृद्धि दर है वो 5% है। तो OA रेखा से हमें पता चलता है कि पूंजी में 5% की वृद्धि होने पर उत्पादन में 1% की वृद्धि हुई है और
इसी से देखो ओपी रेखा से पूंजी में 5% की वृद्धि होने पर उत्पादन में 2% की वृद्धि हुई है। तो पूंजी की वृद्धि दर दोनों में सेम है, तो ओए रेखा में उत्पादन की वृद्धि दर 1% तथा ओबी रेखा पर 2% रही है। तो ओए रेखा ऊंचे पूंजी उत्पाद अनुपात को प्रकट करती है। इस रेखा के अनुसार उत्पादन की 1 इकाई उत्पन्न करने के लिए ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है। तो ये लाइन हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो को शो करती है। और ये लो कैपिटल आउटपुट रेशियो को, तो अलग विकसित देशों के पास पूंजी की मात्रा कम होती है, तो इन देशों में पूंजी उत्पाद अनुपात है वो कम होना चाहिए, नीचा होना चाहिए, ताकि पूंजी में 5% की वृद्धि होने पर वो 2% की उत्पादन में वृद्धि कर सके। तो नीचा पूंजी अनुपात उत्पाद अनुपात इन देशों के लिए अच्छा विकल्प है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने करे थे, बाजार का आकार। बाजार का आकार क्या होता है कि बाजार का आकार छोटा है या बड़ा है तो आर्थिक विकास पर बाजार के आकार का भी प्रभाव पड़ता है। बाजार का आकार यदि विस्तृत है तो इसके कारण श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण तथा विशिष्टीकरण संभव होता है। श्रम विभाजन क्या होता है कि मान लो एक उद्योग में काफी कार्य हैं और काफी श्रमिक कार्य कर रहे हैं, परंतु एक श्रमिक केवल एक ही कार्य करे तो इसे हम श्रम विभाजन कहते हैं। यदि वो एक ही कार्य करेगा तो वो कार्य अच्छी तरह से कर पाएगा तथा उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। उसको एक श्रमिक को बहुत सारे कार्य ना करने पड़े, सारा टाइम वो एक ही कार्य करे तो उत्पादकता में वृद्धि होगी। और विशिष्टीकरण में क्या है, विशिष्टीकरण में मान लो एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले 2-3 उद्योग होते हैं, तो एक उद्योग जैसे कपड़ा बनाने वाले उद्योग हैं मान लो, तो एक जो 2 या 3 उद्योग हैं उनकी यदि इकाइयां विशिष्टीकरण प्राप्त कर ले कि पहला उद्योग उस रुई को बिनौला से अलग करे और दूसरा उद्योग उस अलग की हुई रुई से कपड़ा बुने, तो वो दोनों उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा। इसकी बजाय कि वो जो दोनों उद्योग हैं वो रुई भी साफ करे और कपड़ा भी बनाए तो वो इतना अधिक उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो बाजार का विस्तृत आकार होने के कारण श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण होता है और इससे क्या होता है, कार्य कुशलता बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है और बाजार के बड़े आकार के कारण उत्पादन का पैमाना है वो भी उच्च स्तर का होता है। उत्पादन का पैमाना बढ़ने से कुछ आंतरिक तथा बाहरी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो इससे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, उत्पादन लागत कम होती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है विकास प्रेरक आर्थिक एजेंसियां। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए ये विकास प्रेरक आर्थिक एजेंसियां मुख्य भूमिका निभाती हैं। ये एजेंसियां कौन कौन सी है? बैंक, वित्तीय एवं निवेश संबंधी संस्थाएं तथा नियोजन संस्थाएं। ये बैंक, वित्तीय तथा निवेश संबंधी संस्थाएं तथा नियोजन संबंधी संस्थाएं किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये संस्थाएं छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करती हैं तथा निवेश के लिए जब पूंजी की आवश्यकता होती है तो इन वस्तुओं से वो निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध करवाती हैं। और यदि
किसी देश में बैंकिंग व्यवस्था संगठित, कुशल तथा अच्छी तरह से कार्य कर रही है तो उसमें बचतें सरलता से इकट्ठी होंगी, निवेश के लिए पूंजी सरलता से उपलब्ध होगी। तो इसके लिए किसी भी देश में संगठित मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार दोनों होने चाहिए। इनसे क्या होगा, उद्योगों तथा कृषि को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण आसानी से उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त सरकार भी विकास प्रेरक आर्थिक एजेंसी की भूमिका निभा सकती है, क्योंकि सरकार आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है और अपनी मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों से भी आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। मौद्रिक नीति में सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि किसी अर्थव्यवस्था को जितनी मुद्रा की पूर्ति की आवश्यकता है वो पूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो, ब्याज की दर नीची रहे तथा राजकोषीय नीति का इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि विकास शुरू में जब विकास प्रारंभ होता है तो कीमतें बढ़ने लग जाती हैं, परंतु कीमतें बहुत अधिक नहीं बढ़ पाए। अगला जो आर्थिक विकास का निर्धारक तत्व है वो है तकनीकी प्रगति। टेक्निकल प्रोग्रेस। किसी भी देश के आर्थिक विकास में तकनीकी प्रगति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत नई तकनीक, नई मशीनें तथा अधिक कार्य कुशलता से कार्य करना, ये कार्य आते हैं। तो तकनीकी प्रगति के कारण क्या होता है, उत्पादन के बाकी साधन जैसे श्रम तथा पूंजी स्थिर रहे या उनका मात्रा उतनी ही रहे, परंतु अकेली तकनीकी प्रगति के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है। जापान तथा जर्मनी ने अपने विकास या तीव्र आर्थिक विकास में मुख्यतः तकनीकी प्रगति का ही उपयोग किया है। तकनीकी विकास के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास नहीं कर सकती। तकनीकी प्रगति से नए आविष्कार होते हैं, नई विधियां उत्पादन की खोजी जाती हैं जो कम लागत वाली होती हैं। और प्रोफेसर शुपिटर के अनुसार कोई भी अर्थव्यवस्था नव परिवर्तन या नए आविष्कारों के बिना विकास नहीं कर सकती। उन्होंने नव परिवर्तन को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तत्व माना है। तकनीकी प्रगति के कारण क्या होगा, हम डायग्राम में देखेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र है वो ऊपर की ओर खिसक जाती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखें कैसे। OX एक्सिस पे हमने कैपिटल गुड लिया है, OY एक्सिस पे कंज्यूमर गुड्स, और ये AA प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो पूंजीगत वस्तुएं तथा उपभोक्ता वस्तुओं के विभिन्न सहयोगों को दर्शा रहा है जो कोई भी अर्थव्यवस्था प्राप्त कर सकती है। इससे अधिक उत्पादन कोई अर्थव्यवस्था नहीं कर सकती, क्योंकि उसके जो उपलब्ध संसाधन हैं वो इतना ही उत्पादन करने की आज्ञा देते हैं या उनकी क्षमता इतनी ही है। अब किसी देश में तकनीकी प्रगति हो जाए तो उतने ही संसाधनों से अब वो अर्थव्यवस्था या देश इतना उत्पादन कर पाता है, उसका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो OA से बढ़कर BB हो गया है। ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र। अब वो इतना उत्पादन उन्हीं संसाधनों से AA से बढ़कर BB, इस तरह से उसका जो दोनों वस्तुओं का उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। ये उत्पादन केवल और केवल तकनीकी प्रगति के कारण ही बढ़ा है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है विकासात्मक नियोजन।
विकासात्मक नियोजन, डेवलपमेंट प्लानिंग। तो अलग विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए विकासात्मक नियोजन का बहुत अधिक महत्व है। ये क्या होता है विकासात्मक नियोजन? यह नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक केंद्रीय योजना अधिकारी किसी देश में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित अवधि में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाता है। क्या है? दोबारा देखो, नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें या जिसके अंतर्गत एक केंद्रीय योजना अधिकारी देश में उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाता है तथा इस योजना को उस अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों ही लागू करते हैं। और इस विकासात्मक नियोजन से क्या होगा कि अलग विकसित देश के पास जो विकास के साधन हैं उनकी काफी कमी होती है, तो उनका उच्चतम उपयोग जहां संभव हो विकासात्मक नियोजन के फलस्वरूप वहां उपयोग किया जाएगा। इससे उस देश का तीव्र आर्थिक विकास होगा। नेक्स्ट इसमें अगला आर्थिक तत्व है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। किसी भी देश का व्यावसायिक ढांचा उस देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाला एक आवश्यक तत्व है। कैसे? जैसे यदि किसी देश की कार्यशील जनसंख्या का अधिकतर भाग तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो वह देश आर्थिक दृष्टि से उन्नत होगा। इसकी बजाय यदि वह प्राथमिक उद्योग या प्राइमरी सेक्टर में कार्य कर रहा है, कृषि तथा उससे संबंधित उद्योगों को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, तो वह देश पिछड़ा हुआ होगा। यदि उसका व्यावसायिक ढांचा प्राथमिक उद्योगों से निकलकर द्वितीयक तथा तृतीयक उद्योगों की ओर शिफ्ट होता है तो वो देश अब मान लो विकास के पथ पर अग्रसर हो गया है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है अंतरराष्ट्रीय निर्धारक। संसार के जो अधिकतर अलग विकसित देश हैं उनके लिए अंतरराष्ट्रीय तत्व कौन कौन से? विदेशी पूंजी, विदेशी निवेश, तकनीकी ज्ञान, विदेशी पूंजी, विदेशी निवेश, तकनीकी ज्ञान तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इन देशों के आर्थिक विकास में ये तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? किस कारण? क्योंकि अलग विकसित देशों में आप जानते हैं कि पूंजी की कमी पाई जाती है, तो इसके लिए उन्हें विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अलग विकसित देशों में जो तकनीक है वो मुख्यतः पिछड़ी हुई तथा श्रम प्रधान तकनीक उपयोग में लाई जाती है और इसके लिए उसे विकसित देशों से तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। अलग विकसित देशों के पास मशीनें हैं वो भी पिछड़ी हुई तथा कम उत्पादन वाली होती हैं, तो उसे विकसित देशों पर इन मशीनों तथा यंत्रों के लिए भी निर्भर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसे अपना जो उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है अलग विकसित देशों का निम्न स्तर का होता है, उसका जो आयात है वो निर्यात से ज्यादा होता है तथा अलग विकसित देशों का निर्यात मुख्यतः कृषि तथा खनिज पदार्थों से संबंधित होता है। इसके विपरीत विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो अपना निर्यात करती है वो निर्मित वस्तुओं का करती है। निर्मित वस्तुओं के निर्यात करने में
उसे प्रॉफिट अधिक प्राप्त होता है बजाय कृषि पदार्थों का निर्यात करने के लिए। तो अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं को विदेशी पूंजी, विदेशी ज्ञान तथा विदेशी तकनीक और इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उन्नत करने के लिए विकसित देशों से सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमने आज आर्थिक विकास के जो निर्धारक तत्व हैं या आर्थिक विकास को जो निर्धारित करने वाले तत्व हैं उनका अध्ययन किया और इसमें आर्थिक निर्धारक मुख्य तौर पर भूमिका निभाते हैं उसका हमने अध्ययन किया। थैंक यू। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए फाइनल इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के निर्धारक। तो जैसा कि हमने कल एक वीडियो लेसन में किया था कि आर्थिक विकास के जो निर्धारक तत्व हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं आर्थिक निर्धारक और दूसरे होते हैं अनार्थिक निर्धारक। तो आर्थिक निर्धारक में हमने प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक पूंजीगत संसाधन, इसके अतिरिक्त पूंजी उत्पाद अनुपात, बाजार का आकार, देश में विकास प्रेरक जो आर्थिक एजेंसियां हैं वो, तकनीकी प्रगति, विकासात्मक नियोजन तथा इसके अलावा व्यावसायिक ढांचा कैसा है उस देश में और कुछ अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक ये आर्थिक तत्वों में आते हैं। तो आज हम आर्थिक विकास के जो अनार्थिक निर्धारक हैं, नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं, उनको स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन से हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन कौन से हैं? तो इसमें फर्स्ट है विकास की इच्छा, डिजायर फॉर डेवलपमेंट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विकास की इच्छा किए बिना विकास संभव नहीं हो सकता। तो किसी भी देश के लिए या अर्थव्यवस्था के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी लोग जैसे बिजनेसमैन, अध्यापक, श्रमिक, राजनीतिज्ञ और व्यापारी, ये जो लोग हैं उनमें विकास करने की इच्छा हो तथा वो विकास के लिए कीमत चुकाने को तैयार रहें। इसी तरह से विकास हो सकता है। दूसरा इसका अनार्थिक निर्धारक है शिक्षा का प्रसार। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व है। शिक्षा किसी भी देश की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यदि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकास करना है तो उसे शिक्षा में निवेश करना चाहिए। शिक्षा में निवेश करने से उस निवेश के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो विकास के लिए शिक्षा एक दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। तीसरा तत्व है इसमें राजनीतिक निर्धारक, पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स। किसी भी देश का आर्थिक विकास
उस देश के राजनीतिक वातावरण पर काफी हद तक निर्भर करता है। यदि उस देश का राजनीतिक वातावरण ईमानदार, कुशल तथा कल्याणकारी ढंग से कार्य कर रहा है तो वो अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास में आगे होगी। इसके अतिरिक्त जिस भी देश में जितनी राजनीतिक स्थिरता ज्यादा होगी उतने ही विकास के कार्य ज्यादा होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेल, पुल, सड़कें और टेलीफोन सुविधा और हवाई सुविधा, इसके अतिरिक्त जल मार्ग, वायु मार्ग, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ज्यादा होगा। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास पर राजनीति, उस देश का जो राजनीतिक वातावरण है वो भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। नेक्स्ट इसका निर्धारक है सामाजिक निर्धारक। सामाजिक निर्धारक आर्थिक विकास का सामाजिक परिवर्तनों से बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक प्रथाएं जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा तथा उत्तराधिकारी, इन सब प्रथाओं में इस प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए कि वो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक सिद्ध हो सके। और इन सामाजिक संस्थाओं में जब परिवर्तन आता है तो लोगों की जो सोच है वो वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं। उद्यम तथा वैज्ञानिक सोच और तकनीक, उनमें उन्नत तकनीक यूज करने की है, जो इच्छा जागृत होती है। तो इस तरह से किसी भी अर्थव्यवस्था का उत्पादन बढ़ता है। धार्मिक निर्धारक इसका नेक्स्ट है। धार्मिक निर्धारक कुछ धर्मों में आर्थिक विकास में धार्मिक विचारों का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि किसी देश के लोग मान लो भौतिक विकास को महत्व देते हैं, आर्थिक उन्नति को धर्म के विरुद्ध नहीं मानते, कार्य करने को महत्व देते हैं, परिश्रम को महत्व देते हैं, तो वो देश विकास में आगे होगा। इसके विपरीत यदि किसी देश के लोग कार्य करने को, विकास करने को अपने धर्म के विरुद्ध मानते हैं तो वो देश आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता। प्रोफेसर लुईस ने इसी तरह कहा कि कोई देश या तो धार्मिक अंधविश्वास अपनाकर अपनी आर्थिक हत्या कर सकता है या धार्मिक विश्वासों को इस प्रकार अपना सकता है जिससे उसका आर्थिक विकास तेजी से हो सके। तो जो धार्मिक उसके निर्धारक हैं या जो धार्मिक विचार हैं लोगों के, उन पे भी आर्थिक विकास निर्भर करता है। नेक्स्ट जो इसका तत्व है वो विकास के लिए आकांक्षा तथा आशा तथा आकांक्षा। विकास के लिए आशा तथा आकांक्षा, होप एंड एस्पिरेशन फॉर डेवलपमेंट। आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि अपने आप संभव हो जाए। इसके लिए आर्थिक विकास करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। तो आर्थिक विकास करने के लिए उस देश के लोगों में आशा होनी चाहिए, आकांक्षा, इच्छा होनी चाहिए विकास करने की, तथा उस इच्छा के अनुसार कार्य करने की योग्यता हो और वो योग्यता से अपनी कार्य करें, मेहनत करें, तो ही कोई देश आर्थिक विकास कर सकता है। नेक्स्ट इसका निर्धारक है भ्रष्टाचार से मुक्ति। भ्रष्टाचार है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा बाधक है। क्यों? क्योंकि जिस देश में भ्रष्टाचार होता है वहाँ
उद्योगों के लाइसेंस हैं वो गलत लोगों को दिए जाते हैं, उत्पादन के साधनों का वितरण है वो भ्रष्टाचार के कारण अनुचित होता है, अनुपयोगी वस्तुओं में उनका वितरण कर दिया जाता है जिससे देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। यदि आर्थिक विकास करना है तो भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। किसी भी अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार खत्म करने से संसाधनों का उचित उपयोग होगा, सही लोगों को कार्य के अवसर प्रदान होंगे और देश की आर्थिक प्रगति की वृद्धि दर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कानून और व्यवस्था की स्थिति। कानून और व्यवस्था की स्थिति, ये इसका लास्ट पॉइंट है। कानून और व्यवस्था की स्थिति किसी भी देश के आर्थिक विकास में कानून और व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। उस अर्थव्यवस्था या देश में कानून का शासन होना चाहिए, शांति का वातावरण होना चाहिए और यदि शांति का वातावरण होगा तो लोगों में अपनी संपत्ति के निर्माण की इच्छा जागृत होगी और वो मेहनत से अपनी संपत्ति को बढ़ाएंगे और देश की उन्नति में योगदान देंगे। तो ये हमने आर्थिक विकास के आर्थिक तथा अनार्थिक निर्धारक तत्वों का अध्ययन किया। किसी भी देश को आर्थिक विकास करना है तो उसका आर्थिक विकास इन तत्वों पर निर्भर करता है। थैंक यू।